नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आपसे अनुरोध है कि इससे पहले कि मैं चैनल बातचीत शुरू करूं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। तो मैं बात करता हूं राजनीति के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है इस चैनल पर राजनीति में आजकल जो तीन चार मुख्य बातें चल रही है। एक तो मुख्यतः महाराष्ट्र चल रहा है, दिल्ली चल रहा है, पंजाब चल रहा है और बिहार एक चल रहा है। अभी ऑफ लेट तमिलनाडु ने भी इसमें एंट्री मारी है, जबकि काफी वहाँ पे भाषा विवाद चल रहा है। और शायद और जो मुख्यमंत्री है स्टालिन है, उन्होंने रुपए के जो आर का सिंबल है उस पर भी कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन आज मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में जो वर्तमान स्थिति है वो 2025 में जब नवंबर के आसपास चुनाव होंगे तब तक बनी रहेगी। ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, ऐसा बीजेपी घोषित कर चुकी है। और आरजेडी और जो कांग्रेस है और उसके अलावा जो छोटे मोटे दल सीपीआई वगैरह है, उनका जो महागठबंधन है वो भी अभी इंटैक्ट है और वो मिलके चुनाव लड़ेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन ये स्थिति चुनाव तक बनी रहेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो पत्ते हैं वो कुछ खोलने की कोशिश की और ऐसा आरजेडी ने भी अपने पत्ते खोलने की कोशिश की। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपने कोई पत्ते नहीं खोले, तो उनके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इधर जो महागठबंधन है, जो कि एक सब्सिडरी है इंडी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, ये बड़ी विचित्र बात है कि बिहार में वो महागठबंधन के रूप में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में वो महाविकास के अगाड़ी के रूप में लड़ते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वो इंडी गठबंधन कहलाता है। तो अब ये जो चुनाव हो रहा है एक्चुअली विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को ये तो मालूम है कि उनकी सरकार नहीं बन सकती, तो वो नंबर दूसरे के पर ही रहेंगे जो जो गठबंधन है उसमें। लेकिन और अब तक जो बिहार में उन्होंने गठबंधन, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ कहीं भी गठबंधन किया है उन्होंने, तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही है। उनको 4 5 10 सीटें मिल जाती हैं और फिर उसी से संतोष करना पड़ता है। और इससे उसके ये कहीं भी रास्ता नहीं खुलता है कि वो आगे सत्ता में आगे जाने की कोशिश करें। दिल्ली में उन्होंने इसी तरह कोशिश की आम आदमी पार्टी के साथ, तो उनका निश्चित रूप से 2 या 3% से वोट शेयर बना और बढ़ा। और उन्होंने थ्योरेटिकल रूप से कहें तो फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी को 10 या 12 सीटों का नुकसान करवा दिया। 16 के करीब ये आंकड़ा है। तो ऐसा ही क्या बिहार में होगा? एक और मिथ था दिल्ली के चुनाव के टाइम में कि मुस्लिम वोट जो एक तरफा कांग्रेस की तरफ आ गया, और शायद इसी के डर से उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें जीती और नतीजे के तौर पर कांग्रेस 6 सीटें जीतने में सफल हो गई थी वहां। तो दिल्ली में ये मिथक भी बहुत ज्यादा काम कारगर नहीं हुआ कि मुसलमानों ने जो वोट पूरा कांग्रेस को दिया हो, क्योंकि वहाँ करीब 18% मुसलमान हैं और 6 या 7% करीब कांग्रेस को वोट मिला टोटल। तो ये एक कंसिडरेशन रहता है कि कांग्रेस का, कि अगर वो अलग से चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम उसको वोट देंगे। और ऐसा ही वो सोच रहे हैं इस बार की। हालांकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, अगले महीने अहमदाबाद में उनकी एआईसीसी की मीटिंग होगी, उसमें शायद डिसाइड किया जाएगा और हो सकता है निर्णय ले लिया जाए कि बिहार में अलग चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में क्या बातचीत होती है और वो किस फार्मूले पे अगर कोई एग्री हो पाते हैं तो। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने 2 3 परिवर्तन किए हैं। एक तो उन्होंने मोहन प्रकाश की जगह कृष्णा अल्लूर को बिहार का इंचार्ज बना दिया है। और जैसा कि अभी कई स्टेट्स के चुनाव के जो प्रभारी है उनको चेंज किया था कांग्रेस ने, तो कृष्णा अल्लूर को चेंज कर दिया है। और एक और उन्होंने कुछ नीतिगत चेंज किए हैं, और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार को भी बिहार की स्ट्रेटेजी में शामिल कर दिया, और अघोषित रूप से कन्हैया कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। खैर वो एक दूर की घोड़ी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार लालू यादव को फूटी आंख नहीं सुहाता है। पिछले भी चुनाव में जब 2019 में चुनाव हुए थे, तो उन्होंने पूर्णिया से या किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीपीआई का कैंडिडेट उनको बनाया गया था, जो कि एक महागठबंधन के एक सदस्य थी, जो लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया था, और उन्होंने वहां पर अपना एक यानी आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा किया था।
कन्हैया कुमार को क्यों लालू यादव नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है कि वो एक युवा है और वो सीधा सीधा चुनौती दे सकते हैं बिहार में तेजस्वी यादव को। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे आदमी है, उनके मीडिया से इंटरेक्शन अच्छा है, उनकी लॉजिक शक्ति अच्छी है और वो अच्छे से किसी विषय में समझ भी रखते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ में ऐसा नहीं है, वे केवल छोट प्रभावी ढंग से बोल तो लेते हैं, लेकिन किसी विषय पर जब गंभीरता से या बहुत डीप में जाना होगा तो शायद वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो लालू प्रसाद को यही डर है कि एक दूसरी बात और है कि उन्होंने तेजस्वी यादव ने कुछ और आगे भी अपने काम को नहीं बढ़ाया। उनको जो मुस्लिम यादव समीकरण उनके पिता से विरासत में मिला, वही उसको ही संभाल पा रहे हैं वो। और कांग्रेस को ये अच्छी तरह से मालूम है, हालांकि कांग्रेस में राहुल गांधी तो उनको जो विरासत में मिला उसको भी नहीं संभाल पाए हैं, पर फिर भी कांग्रेस ये जानती है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बराबर नहीं है। तो एक तो कन्हैया कुमार एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, और दूसरा जो है कांग्रेस में वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव को पूर्णिया से, एक्चुअली पूर्णिया से उनको टिकट देने की बात थी, कांग्रेस ने मांग की थी, लेकिन लालू यादव नहीं एग्री हुए इस पे, क्योंकि एक जमाने में पप्पू यादव बिहार की राजनीति में, जो यादवों की राजनीति थी उसमें उनके कड़े प्रतिद्वंदी थे, तो उस समय उनको टिकट नहीं दिया गया। पप्पू यादव इसी शर्त पर कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे कि उनको टिकट मिलेगा पूर्णिया से, लेकिन जब नहीं मिला तो फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और चुनाव जीत गए। तो इस तरह से पप्पू यादव भी दूसरा जो पॉइंट है कांग्रेस आरजेडी और बीजेपी के बीच में मतभेद का, वो पप्पू यादव है। तो इस तरह से जो तीनों की तिगड़ी है, ये कहीं से कहीं ना कहीं आरजेडी से तालमेल नहीं होने देगी, और फिर अंततः शायद यही होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और वहां पर फिर केवल वही सवाल आएगा कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम वोट है वो कितना चले जाए। इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि यार लालू यादव का तगड़ा प्रभाव है उनके साथ में, और दूसरी बात है कि एक फिर तीसरे प्लेयर यहाँ पे जो जिसकी अ, चर्चा नहीं की गई है, जो अभी तक नए अपने सामने नहीं आया है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बंगाल के बारे में बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि वहाँ पे 40% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो पूरी की पूरी वहाँ पर सीटों 280 या जो भी सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे, और फिर जब चुनाव के बाद जो परिणाम निकलेगा तो उससे पता लगेगा कि उन्होंने किसके वोट काटे और कितने वोट काटे। हालांकि कांग्रेस भी, जैसा दिल्ली में भी वोट कटवा पार्टी हो गई थी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा लगता है कि वो वोट कटवा पार्टी ही बन के रह जाएगी, अगर उनका गठबंधन यहाँ पर आरजेडी के साथ नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में सपा के साथ में नहीं हुआ। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा वो कोई कंफर्टेबल नहीं है उत्तर प्रदेश में। और चूंकि उनके कुछ एक नेता ये भी बयान दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, मुख्यमंत्री बनाने की गरज या सरकार बनाने की गरज समाजवादी पार्टी का है, तो उनको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो वहां भी कुछ पेच फंसेंगे, और हो सकता है वहां भी इनका गठबंधन ना हो। तो फिर वहां भी जैसा कि दिल्ली में था, वोट कटवा पार्टी का काम किया, कांग्रेस पार्टी जहां भी वोट कटवा पार्टी का काम ही करेगी। और यहाँ पे जहां तक मैं समझता हूँ कि उसके प्रभावशाली नेता मुस्लिम है, और वो ज्यादा डेंट करेंगे समाजवादी पार्टी के वोटों में। तो लेकिन खैर, अभी वो चुनाव 2027 में है, तो उसकी बात अभी से इतनी जल्दबाजी होगी। तो बिहार में ये सिचुएशन रहेगी कि अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो मुस्लिम वोट एक फैक्टर होंगे। और फिर वैसे कांग्रेस एक बार वहां से, मेरे ख्याल से 1980 के बाद जो है 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार केंद्र में बनी थी, उस समय से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई है। यहाँ तक कि एक बार जब 2015 या 15 में जब नीतीश कुमार के साथ वो लड़े थे, तो उस समय जरूर कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में सत्ता में आई थी। तो कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है। और अब शायद कांग्रेस का जो वो एम है वो शिफ्ट हो गया है, उनका जो प्रोसेस पर्पज है वो शिफ्ट हो गया है कि बीजेपी को नहीं हराना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ताकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो एक सत्ता के दावेदार हो सके। ऐसा ही दिल्ली में उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन बिहार बड़ा राज्य है, और वहां पर जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में उसके समकक्ष आरजेडी और उसके साथी दल नहीं है, तो हो सकता है वहां पर उनकी स्थिति बेहतर हो। तो ये तो रही बात हुई इस गठबंधन की। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के गठबंधन की। बीजेपी हालांकि
एनडीए जो है, एनडीए कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बाद में नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी हाल ही में निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने शायद, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऑफिशियली जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि एनडीए को यह घोषित करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव बनने के बाद में। तो ये अभी बीजेपी नहीं करेगी, और शायद स्थिति कहीं ऐसी नहीं होगी जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ये इंसिस्ट करती रही थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का महाआघाड़ी दावेदार घोषित करे, और उन्होंने नहीं किया, नतीजे के तौर पर नुकसान हुआ। पर बिहार में एक और बात यह है कि अ, इस बार जो नीतीश कुमार है वो शायद ये करना चाहेंगे कि जो उनके साथ 2020 के चुनाव में बीजेपी ने किया था, उन्होंने चिराग पासवान को अलग से खड़ा करवा दिया था, और करीब 15 से 20 सीटों का नुकसान शायद चिराग पासवान ने जेडीयू का कर दिया था। नतीजे के तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। तो ऐसा ही शायद कुछ कांग्रेस के जरिए जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ करना चाहे, या किसी और छोटे दल के जरिए जो कि एनडीए का सदस्य हो, उसके जरिए करना चाहे, ताकि सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बने, और उनकी कोशिश रहेगी कि वो 90 के करीब सीटें जीत के ले आए। लेकिन 90 सीट जीतने के लिए उनको कम से कम 120-25 के उम्मीदवार सीटों का आवंटन उनको होना चाहिए, जो कि शायद बीजेपी देगी नहीं। बीजेपी इस बार जो 2010 या 11-10 के चुनाव में हुआ था कि 140 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 100 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, तो उसका अलर्ट चाहेगी कि 140 के करीब सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, और 110 सीटें हो, 100 सीटें, 100 के करीब सीटें वो जेडीयू को देगी, और 100 सीटों पर लड़कर 90 सीट जीतना ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो इस तरह बीजेपी और जेडीयू में ये तकरार जरूर होगी कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, और हो सकता है फिर अ, उस समय नीतीश कुमार अपनी चाल बदल दे। लेकिन वो एक बात को जानते हैं कि अगर उसको टेम टर्म डिक्टेट करनी है तो बीजेपी के साथ ही पोस्ट इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बन के कर सकते हैं, आरजेडी के साथ नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर वो 90 सीटें किसी तरह ले आए तो फिर वो एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 2020 के चुनाव के बाद किया था। तो संभावनाओं का खेल है, और अभी मतलब आखिरी पत्ता नहीं फेंका गया है इस गेम में, बिहार के चुनाव के गेम में। हालांकि स्थिति उधर का बहुत क्लियर है महागठबंधन की तरफ, लेकिन एनडीए में दोनों ब्लाइंड ब्लाइंड नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने पत्ते प्लेइंग वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। तो वो बता नहीं रहे हैं, बहुत छुपा के खेल रहे हैं, और ये सब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे धीरे धीरे इसका पता लगेगा। और दूसरा फैक्टर जो निशांत कुमार है वो कब पॉलिटिक्स में आया है, और उनकी भी उसी तरह ही जैसे प्रियंका गांधी के बारे में नारे लगे थे कि कौन सा रायबरेली का डंका बेटी प्रियंका, इस तरह के नाते बिहार में पटना में भी काफी कुछ लगे हुए हैं निशांत कुमार के बारे में। हालांकि अभी तक उनके बारे में कुछ विशेष पता नहीं है कि उनका राजनीति में वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। एक ही उन्होंने अब तक स्टेटमेंट दिया है कि नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। तो ये तो बिहार की कहानी है, इसमें और डेवलपमेंट होता रहेगा तो हम आपसे बराबर बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने अवश्य कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।